वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कैसा हो कि जब एक चोरों की टोली चोरी करते करते ये सोच ले कि शायद अब इन्हें चोर नहीं बनना चाहिए और चोरी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कैसा हो कि जब एक अच्छा इंसान इनके सामने बहरूपिया बन के घूम रहा हो, तो क्या वो बुरा इंसान जो अच्छा बन के घूम रहा है वो पकड़ा जाएगा या फिर सबसे बच के निकल के भाग जाएगा। तो चलिए फिर आज हम सभी चोरों की एक टोली से मिलने चलते हैं जिनका नाम था बैड गाइज है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक वुल्फ और इसी के साथ में एक स्नेक था जो कि बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। स्नेक और वुल्फ यहाँ पे पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही यहाँ के सारे लोग उन्हें देख के भागने लगते हैं। पता चलता है कि ये तो दोनों ही बहुत बड़े चोर हैं। ये दोनों ही बड़े स्टाइल से एक बैंक के अंदर जाते हैं और उसके बाद में काफी सारा पैसा और लॉकर वगैरह चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। पैसे चोरी होने के कारण शहर की सारी पुलिस इकट्ठा हो जाती है और इनके पीछे पड़ जाती है। वुल्फ और स्नेक को पता था कि कोई भी पुलिस वाले इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। सारे पुलिस वालों की गाड़ियाँ इनके पीछे थी। देखते ही देखते अब तो वुल्फ की टीम भी यहाँ पे पहुँच गई थी जो कि इनके यहाँ से भागने में मदद करती है। 3 मेंबर्स के अंदर एक शार्क, एक पिराना और एक टैरेंटुला थी। पुलिस वालों से जान बचा के अब ये सारे अपने खुफिया अड्डे पे पहुँच गए थे। इस पूरे घर में काफी कीमती चीजें पड़ी थी क्योंकि उन्होंने अब तक जो चीजें भी चुराई थी, पैसा, सोना, चांदी, यहाँ पे वो सारी चीजें थी। जैसा कि आज स्नेक का बर्थडे था और इसी के साथ में इन्होंने एक सक्सेसफुल चोरी भी करी थी, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होने लगता है। पार्टी करते करते ये सब टीवी देखने लगते हैं जहाँ टीवी पे एक न्यूज आ रही थी। एक ऑफिसर जिसका नाम फॉक्सी था वो यहाँ पे सभी को बताती है कि शहर का एक बहुत ही बेहतरीन आदमी और उसके रिवॉर्ड के लिए उसे एक ट्रॉफी दी जाएगी। साथ ही में वो ट्रॉफी बहुत ज्यादा कीमती भी होगी, लेकिन उस ट्रॉफी की चोरी होने के बारे में किसी को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि उसे बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। साथ ही में बैड गाइज तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। पता चलता है कि इस टीम को बैड गाइज कहा जाता था। वुल्फ को लगता है कि उसके पास में एक इनडायरेक्ट चैलेंज आया है, हो सकता है कि ये ट्रैप भी हो, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर उस ट्रॉफी को चुराने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में वुल्फ अपने सारी टीम वालों को, अपने सारे टीम मेंबर्स को मार्मलेड के बारे में बताता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन पता चलता है कि वुल्फ जिसके बारे में बात बता रहा है वो एक गिनी पिग था। इसी के कारण स्नेक उसे खाना चाहता था। इसी चक्कर में वो वुल्फ को हाँ कर देता है कि वो उसके प्लान में शामिल है। वुल्फ यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करता है कि हमें जो ट्रॉफी चुरानी है वो बैक स्टेज पे होगी और बैक स्टेज पे जाने के लिए पहले हमें म्यूजियम में जाना होगा। म्यूजियम में हम लोग ऐसे तो जा नहीं सकते, इसी के कारण हमें सिक्योरिटी गार्ड से पहले पंगा लेना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे ट्रॉफी रखी है वो एक हाई सिक्योरिटी दरवाजे के अंदर है और वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ फॉक्सी की आईज से खुल सकता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि रेड कारपेट पे चलते हुए आ रहे थे और हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। दूसरी तरफ बैड गाय भी अपनी पूरी टीम का हुलिया बदल के यहाँ पे पहुँच गया था। साथ ही में फॉक्सी के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। वुल्फ था तो असल के अंदर चोर ही, इसी के कारण वो फॉक्सी का हाथ पकड़ के उसकी डायमंड रिंग भी चोरी कर लेता है। साथ ही में सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके उसे धक्का देता है ताकि धक्का लगने के बहाने वो उसका कार्ड चुरा सके। कुछ ही देर बाद के अंदर वुल्फ को एक लेडी दिखाई देती है जिसके बैग के अंदर काफी सारे पैसे थे। वुल्फ तो उन्हें चुराने वाला था, लेकिन पता चलता है कि वो लेडी बस गिरने ही वाली है, तो इस वुल्फ के पैसे चुराने के चक्कर में उस लेडी की जान बच जाती है और ये लेडी वुल्फ को थैंक यू बोलती है, जिसे सुन के वुल्फ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज से पहले वुल्फ को किसी ने थैंक यू नहीं बोला था। सभी का ध्यान भटकाने के लिए शार्क यहाँ पे पार्टी के सारे लोगों के बीच में डांस करने लगता है। दूसरी तरफ पिराना और वुल्फ उसी सिक्योरिटी गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। वुल्फ के पास में फॉक्सी की पिक्चर भी थी, इसी के कारण सिक्योरिटी गेट पे उसकी पिक्चर को जूम करके दरवाजे को खोल भी दिया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पे फॉक्सी सभी लोगों के सामने आती है और बताना शुरू करती है कि आज से हजारों साल पहले हमारे अर्थ पे एक मेटियोर गिरा था। इस मेटियोर के रिसर्च में हमारी मदद प्रोफेसर ने करी थी। वो प्रोफेसर को स्टेज पे बुलाती है। स्टेज पे चल रहे प्रोग्राम के पीछे वुल्फ की सारी टीम उस ट्रॉफी को चुराने में लगी हुई थी और वो ट्रॉफी को चुरा भी लेते हैं। बड़ी आसानी से निकलने ही वाले थे कि तभी एक पुलिस ऑफिसर इन्हें पहचान जाता है और सारे पुलिस ऑफिसर एक्टिव होकर इन्हें पकड़ने लग जाते हैं। इन बैड गाइस की टीम को अरेस्ट करके गाड़ी में डालने ही वाले थे कि तभी वुल्फ सोचता है कि वो आखिरी बार फॉक्सी से बात करे। हो सकता है कि शायद फॉक्सी इन्हें छुड़वा दे। वो फॉक्सी को कहता है कि हम सबको सुधरना है, तुम हमें मौका दे सकती हो। प्रोफेसर भी जब ये सारी बातें सुनता है तो खुद कहता है कि इन सबको मुझे दे दो, मैं इन सबको सुधार दूंगा। पुलिस वाले बात मान जाते हैं और इन सारे बैड गाइस की टीम को प्रोफेसर को दे दिया जाता है। प्रोफेसर जिसके बाद में बैड गाइस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है कि कैसे बैड गाइस अच्छे इंसानों में भी बदल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा था। प्रोफेसर को पता चलता है कि ये कभी इन बातों को समझेंगे ही नहीं, इसी के कारण चोर को चोरी वाली हरकतों से समझाना पड़ेगा। प्रोफेसर अपनी अगली प्लानिंग के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम्हें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे लॉटरी है, वहाँ पे मेरे जैसे कई सारे गिनी पिग्स होंगे। उन पिग्स के ऊपर असल के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बैड गाइस को इस मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पे वापस से अपना ड्रेसअप चेंज करके पहुँचते हैं। स्नेक जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसके सामने इतने सारे
सारे गिनेपिग थे और वो सारे के सारे गिनेपिग्स को खाना चाहता था। जब वुल्फ की टीम यहाँ पे पहुंचती है तो पता चलता है कि स्नेक ने तो सारे गिनेपिग को खा लिया है। वुल्फ अब अपने दोस्त की और बाकी गिनेपिग्स की भी मदद करता है। वो अपने स्नेक दोस्त के पेट में से सारे गिनेपिग्स को बाहर निकालता है और अब ये गिनेपिग्स देखते ही देखते भागने लगते हैं। पुलिस वाले और फॉक्सी भी यही थे, जिन्हें पता चलता है कि बैड गाय की टीम ने तो सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। इस गलती के चक्कर में ये आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। बाकी सबको तो जेल में डाला जाने वाला था, लेकिन वुल्फ को छोड़ दिया जाता है। फॉक्सी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, हो सकता है कि तुम बदलने की कोशिश करो। वुल्फ को अब लगने लगा था कि शायद उसे सुधर जाना चाहिए। वो बाहर आता और तभी उसे पेड़ के ऊपर एक बिल्ली दिखाई देती है। वुल्फ को शायद चढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो बिना सोचे समझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस बिल्ली को उठा के नीचे ले आता है। इतनी ही देर में प्रोफेसर ने ये वीडियो बना लिया था। वो वीडियो जल्दी वायरल हो जाता है, जहाँ पे बैड गाइज की पूरी इमेज बदल जाती है कि बैड गाइज अच्छे हैं। स्नेक को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती, इसी के कारण वो वुल्फ को कहता है कि आखिर तुम ये नाटक कब तक करते रहोगी। तब वुल्फ बताता है कि ये बस नाटक है और कुछ ही दिनों के अंदर हम अपनी चोरियां स्टार्ट कर देंगे। प्रोफेसर नेक्स्ट डे इन सभी को म्यूजियम में आने के लिए कहते हैं। साथ ही में ये भी बताते हैं कि वहाँ पे ट्रॉफी भी रहेगी। वुल्फ की टीम ये चीज डिसाइड कर चुके थे कि म्यूजियम में आने के बाद में ये लोग ट्रॉफी चुरा लेंगे। जैसे ये सभी स्टेज पे पहुँचते हैं तो वुल्फ को लगता है कि शायद इतने लोगों के सामने अभी अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता और एक बार उसे खुद को मौका देना चाहिए जिससे कि वो अच्छा वुल्फ बन जाए। यही वजह थी कि वुल्फ उस ट्रॉफी को नहीं चुराता बल्कि प्लान के अंदर चेंजेस कर देता है और तभी एकदम से लाइट्स चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि यहाँ पे जो सबसे कीमती मीटियोर पड़ा था वो चोरी हो गया है। सभी को लगता है कि बैड गाइज का ही ये काम है, लेकिन बैड गाइज मना करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अब इन्हें अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। इसी समय इनसे मिलने के लिए प्रोफेसर आते हैं जो कि बताता है कि वो मीटियोर की चोरी तुमने नहीं करी है, बल्कि मुझे तो सब कुछ पता है। वो मीटियोर तुमने नहीं बल्कि मैंने चुराया था, तुम तो बस इसका एक जरिया थे, मैंने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ जब तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद करी थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। बैड गाय की टीम को शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पे बंद कर दिया जाता है। जब बैड गाइज की टीम यहाँ से चली जाती है तो फॉक्सी के पास में एक मैप था और उस मैप के अंदर बैड गाय ने अपने अड्डे के बारे में बताया था। फॉक्सी जब यहाँ पे पहुँचती है तो उसे पूरा घर सोना चांदी पैसों से भरा हुआ दिखाई देता है। फॉक्सी को पता चलता है कि वुल्फ के पास में पहले ही बहुत सारा सोना था, आखिर वो ट्रॉफी को क्यों चुराएगा और उसने तो सारी चीजें खर्च भी नहीं करी है। इसका मतलब है कि वुल्फ एक अच्छा इंसान था, उसे बेमतलब के अंदर अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ जेल के अंदर बैड गाइज की टीम आपस में झगड़ा करने लगती है। स्नेक वुल्फ के ऊपर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ, तुम्हें बस अच्छा इंसान बनना था, इस चक्कर में आज हम सब जेल के अंदर आ गए। ये दोनों ही बुरी तरीके से लड़ना शुरू करते हैं। पुलिस वाले भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाते, लेकिन तभी यहाँ पे कोई सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है जो कि सारे पुलिस वालों को बंद कर देता है। मास्क हटाने पे पता चलता है कि वो फॉक्सी थी। फॉक्सी इस बात को रिवील करती है कि आज से कई सालों पहले वो भी चोरियां किया करती थी, लेकिन जब एक दिन वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी चोरी करने वाली थी तब उसे लगा कि शायद अब उसे चोरी छोड़ देनी चाहिए, जिसके बाद से फॉक्सी ने अपना रास्ता बदल दिया और वो लोगों की मदद करने लगी। फॉक्सी बैड गाइज की टीम को इस आइलैंड पे बनी हुई जेल से बाहर ले आती है। साथ ही में ये भी बताती है कि मुझे पता है कि आखिर चोरी किसने करी थी, प्रोफेसर ने चोरी करी थी, मुझे तुमसे मदद चाहिए, तुम सब लोग मेरी मदद करो प्रोफेसर को पकड़ने में। वुल्फ को बिलीव था कि फॉक्सी जो भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वुल्फ की टीम वाले गुस्सा हो रखे थे कि वुल्फ और फॉक्सी के चक्कर में ही ये लोग जेल के अंदर पहुंचे हैं, तो ये अब फॉक्सी की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी के कारण सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वुल्फ फॉक्सी का साथ नहीं छोड़ता। जब ये सभी अपने अड्डे पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पूरा घर तो खाली हो गया है। इसका मतलब है कि वुल्फ ने हमें धोखा दिया है, उसने हमारे खजाने के बारे में सबको बता दिया और अब हमारे पास में कोई भी सामान नहीं बचा। सारे दोस्त रोने लगे थे। स्नेक गुस्से के अंदर पागल हो रहा था। सीन जिसके बाद में प्रोफेसर के ऊपर शिफ्ट होता है। वो मीटियोर की पावर से सारे गिनेपिग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये गिनेपिग्स जाके हर जगह चोरी कर सके। इसी के साथ में फॉक्सी और वुल्फ दोनों मिलकर प्रोफेसर के लैब तक पहुंच जाते हैं। गोल्डन ट्रॉफी के साथ में ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे जिससे चीजें कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ये सब तो एक ट्रैप था और प्रोफेसर इन दोनों को ही पकड़ लेता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे वुल्फ के बाकी सारे मेंबर्स पहुंच जाते हैं जो कि इनकी मदद करने के लिए आए थे। वो फॉक्सी और वुल्फ दोनों को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ हम स्नेक को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के साथ जाके मिल गया था। वुल्फ और उसके सारे साथी अपनी गाड़ी के ऊपर मिटियोर रखते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो इस मिटियोर को पुलिस वालों को दे देंगे ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। वुल्फ कहता है कि हम हमारे दोस्त को नहीं छोड़ सकते, हम स्नेक को लिए बिना नहीं जाएंगे। इसी के कारण अब ये सारे मिलके स्नेक के पीछे जाने लगते हैं। स्नेक इस समय प्रोफेसर के साथ एक हेलीकॉप्टर के अंदर था। वुल्फ इस समय स्नेक से बात करता है और कहता है कि हमारी टीम को वापस ज्वाइन कर लो, ये प्रोफेसर अच्छा नहीं है और ये बात तुम्हें भी पता है। लेकिन स्नेक था जो बात मानता ही नहीं है। पता चलता है कि प्रोफेसर मीटियोर की पावर से सारे गिनेपिग्स को इनके पीछे लगा देता है। वुल्फ कैसे तैसे फुल स्पीड के अंदर गाड़ी चलाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। प्रोफेसर का काम तो हो चुका था और अब उसे स्नेक की जरूरत नहीं थी, इसी के कारण वो स्नेक को नीचे गिरा देता है। स्नेक को पता चलता है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया है। वुल्फ को भी पता चलता है कि स्नेक ऑलमोस्ट गिरने ही वाला है। इसी के कारण वुल्फ बिना अपनी गाड़ी की चिंता किए स्नेक को
बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंप लगाता है कार से। इसी समय कार नीचे गिरने वाली थी और कार के नीचे गिरते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। प्रोफेसर जिस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था वो भी कहीं न कहीं डैमेज हो गया है। इसी के कारण सारा सिस्टम बंद हो गया है। पिग्स के ऊपर असर होना बंद हो जाता है और वो गिने पिग्स यहाँ से जाने लगते हैं। इस वक्त तक यहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, जिन्हें लगता है कि इन सब के पीछे बैड गाइज हैं। इसी के कारण उन्हें अरेस्ट करने वाले थे। फॉक्सी आके समझाती है कि चोरी इस बार इन्होंने नहीं की है, बल्कि ये सब कुछ तो प्रोफेसर का काम था। लेकिन बैड गाइज यहाँ पे आके सरेंडर करते हैं। इस समय प्रोफेसर आते हैं जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देने लगते हैं कि सिर्फ एक वो ही है जिन्होंने इस मेटियोर को बचाया है, नहीं तो बैड गाइज तो इस मेटियोर को बर्बाद कर देते। पुलिस वालों को पता चलता है कि प्रोफेसर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेटियोर तो सिर्फ और सिर्फ एक लैम्प की लाइट की वजह से चल रहा था और प्रोफेसर खुद भी एक एआई सिस्टम की मदद से दिख रहा था। ये सब कुछ स्नेक ने किया था। उसने मेटियोर को लैम्प के अंदर बदल दिया था, वो भी गिने पिग्स की मदद से। यही कारण था कि प्रोफेसर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। प्रोफेसर को अब पकड़ लिया जाता है और इसी के साथ में बैड गाइज को छोड़ दिया जाता है। कहानी जिसके बाद 1 साल बाद शिफ्ट होती है। सारे बैड गाइज अब आजाद हो चुके थे, जिसके बाद में ये लोग फॉक्सी से मिलने के लिए जाते हैं और इसी के साथ अब एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ गाइज ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये बैड गाइज की मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो एक सेकंड सीक्वल पार्ट है, जिसके फर्स्ट मूवी का नाम भी बिल्कुल सेम ही है, द बैड गाइज। 2022 के अंदर ये मूवी आई थी। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स है, वीएफएक्स है, स्टोरी है, मतलब एनिमेटेड के अंदर जो कैरेक्टर्स बनते हैं बहुत ही खूबसूरत है। मजा आ गया है मूवी देख के, यानी कि एकदम प्रॉपर बच्चों वाली मूवी नहीं है, काफी अच्छी स्टोरी लाइन है। तो इसकी फर्स्ट मूवी बहुत अमेजिंग थी। सेकंड मूवी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और मान के चलिए सेकंड मूवी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यानी कि हर कोई कहता है ना कि सेकंड मूवी में उतने मजे नहीं आए हैं, लेकिन सेकंड मूवी लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है। आप इसे हॉल पे जाके भी देख सकते हैं, अगर इफ ये हॉल पे अभी तक भी अवेलेबल है नहीं है तो, बट अगर जब ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर आ जाए तो आप इसे जरूर वॉच आउट करिएगा। बहुत अमेजिंग मूवी है। जैसा कि फर्स्ट मूवी के अंदर अगर बाय चांस आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको पहले से स्टोरी बता देती हूँ। ये 5 एनिमल्स का ग्रुप था जो कि बहुत ही भयंकर वाली चोरी चकारी करते थे, लेकिन एक वक्त के बाद इन्हें ऐसा लगा कि शायद इन्हें चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, अच्छे जानवरों के अंदर बदल जाना चाहिए। लेकिन तभी से इनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों ने इन्हें बुरा माना, लेकिन वहाँ पे इन्होंने खुद को प्रूव किया और आखिरकार खुद को सरेंडर करके जेल भी चले गए, जहाँ से इनकी इमेज एकदम बदल गई थी। तो ये तो थी गाइस फर्स्ट मूवी, और इसी की कनेक्टिविटी के साथ में सेकंड मूवी की शुरुआत होती है। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास में अंधा पैसा है, सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बैड गाइस का जो पूरा ग्रुप है वो बहुत ही अमेजिंग वाली प्लानिंग करता है, इस बड़े से मैंशन के अंदर घुस जाता है। कहने को तो ये आराम से मेन गेट से भी आ सकते थे, लेकिन उसमें आखिर ड्रामा और एक्शन कहाँ पे था। वुल्फ को हमेशा से, जो कि इस पूरे गैंग का लीडर था बैड गाइस का, उसे ड्रामा और एक्शन काफी ज्यादा पसंद था। उसे बाकी सारे पैसे गोल्ड के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वहाँ पे रखी हुई कार के अंदर इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जो इतना बड़ा रिस्क उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ कार के लिए था। तो ये मालिक कहता है कि अरे प्लीज यार ये कार छोड़ दो, लेकिन वुल्फ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, बल्कि बदले के अंदर उसे एक गिफ्ट देता है जो कि फटाके से भरा गिफ्ट था। सारे टीम मेंबर इस कार के अंदर बैठ जाते हैं। वुल्फ गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, बहुत ही अमेजिंगली ड्राइव करता है। काफी सारे पुलिस वाले इनके पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन इनके टीम मेंबर्स कैसे तैसे करके इतने बड़े ट्रैफिक से निकल जाते हैं। चाहे फिर वो ब्रिज को क्रॉस करना हो या फिर एक ब्रिज के ऊपर से बहुत बड़ा जंप करना हो, सारे एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये तो वो टाइम था जब ये काफी ज्यादा अय्याशी किया करते थे। अब टाइम शिफ्ट हो गया है प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ की हालत इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि वो एक अच्छा एनिमल बन चुका है। वो अब चोरी नहीं करता है, तो बेचारे की गाड़ी टूटी फूटी है। जेल से निकलने के बाद अब ये दर दर पे भटक के नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हर एचआर के पास जाते अपना रेज्यूमे लेके, लेकिन सबकी हालत खराब है। हर कोई अलग अलग तरीके की जॉब देखना चाह रहा है, लेकिन जॉब किसी को भी नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चोरी चकारी लिखी हुई थी। तो कोई इनके ऊपर विश्वास करता ही नहीं है और कोई भी इन्हें जॉब भी नहीं देता है। वुल्फ जब अपने घर पे आता है और इतने सारे लेटर्स देखता है जहाँ पे इन्हें रीपेमेंट करना है, तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। घर पे आके वुल्फ को सभी कहते हैं कि तुम्हें तो शायद जॉब मिल ही गई होगी, लेकिन वुल्फ को तो पता था कि उसका रेज्यूमे तो एचआर ने उसके सामने ही फाड़ दिया था, बट वो घर आके किसी का दिल नहीं तोड़ता है। तभी इन्हें न्यूज के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर से चोरी होना शुरू हो गई है। पहले एक ऑफिसर हुआ करती थी जो कि अब कमिश्नर बन चुकी है। वो बताती है कि ये पैटर्न बिल्कुल बैड गाइस जैसा है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देगी कि ये बैड गाइस ही है या कोई और है। तो ये बैड गाइस की टीम एकदम सोच में पड़ जाती है कि आखिर हमारी चीजें कौन फॉलो कर रहा है, आखिर हमें कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अब इन सब के बीच में जो स्नेक था वो बहुत ही मजे में था, बहुत ही चिल आउट था, उसे किसी भी तरीके की टेंशन नहीं थी। सबको लगता है कि आखिर वो इतना खुश क्यों है। फिर वुल्फ सबको समझाता है कि चलो एटलीस्ट हम में से कोई तो खुश है, उसे खुश ही रहने दो। हम यहाँ पे देखते हैं कि वुल्फ अभी भी फॉक्सी से मिलता हुआ आ रहा है। इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है। हालांकि इन दोनों के बीच में क्लोजनेस तो अभी भी बिल्कुल नहीं आई है क्योंकि ये फ्रेंड जोन के अंदर ही है। और अब जो फॉक्सी है वो पहले एक ऑफिसर थी, लेकिन अब
अब तो बहुत बड़ी गवर्नर बन चुकी है और वुल्फ चाहकर भी उससे हेल्प नहीं लेना चाहता था। ये दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स ही बन के रहना चाहते थे। अब गवर्नर की काफी सारी मीटिंग्स बैक टू बैक रहती थी, तो वुल्फ को फिर से नेक्स्ट वीक का टाइम दी जाती है कि चलो हम अगले वीक मिलते हैं। और वुल्फ का कहना था कि मैं तो हमेशा फ्री रहता हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा महीना है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉक्सी उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम्हारे हालात बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कमिश्नर को देखते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था केस को क्रैक करने का कि आखिर चोरियां कौन कर रहा है। तब यहाँ पे वुल्फ पहुंच जाता है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन वुल्फ कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कमिश्नर उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि वुल्फ ने चोरी करी है, लेकिन वुल्फ उसे समझाता है कि अगर मैं चोरी कर रहा होता तो मैं तुम्हारे पास थोड़ी ना आता, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे ऊपर गलत इल्जाम ना लगा सके। जिसके बाद में वुल्फ और कमिश्नर दोनों अपना दिमाग लगाने लगते हैं, चोरी की एक एक चीजों को धीरे धीरे करके लगाने लगते हैं, लेकिन इन्हें बाकी लोगों की जरूरत पड़ने लगती है। वुल्फ अब अपनी सारी टीम को बुला लेता है, यानी कि शार्प, राना, टैरेंटुला सब यहाँ पे बैठे थे सिर्फ स्नेक को छोड़ के। ऑलमोस्ट ये लोग उस चीज को समझ पा रहे थे कि चोरी किस चीज की हो रही है, किस प्रोडक्ट की हो रही है और आखिर अब नेक्स्ट वो चीज कहाँ पे चोरी होने वाली है। जब कमिश्नर से ये लोग निकल जाते हैं तो वुल्फ और उसकी बाकी की टीम आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर चोर किस तरीके का है, उसे किस तरीके की चीजें चाहिए। काफी सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि इनका दोस्त स्नेक है। वो इन सबको आपस के अंदर धोखा दे रहा है, वो चोरी स्नेक कर रहा है क्योंकि इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट और कोई हो ही नहीं सकता। सेम टाइम पे स्नेक गायब भी था, तो अगर बाय चांस कमिश्नर ने ये चीज क्रैक कर ली तो वो स्नेक को पकड़ लेंगे और उसे जेल के अंदर डाल देंगे। तो स्नेक के अरेस्ट होने से पहले हमें उसे बचाना पड़ेगा। अब जो नई जगह पे चोरी होने वाली थी वो एक चैंपियनशिप के अंदर रेसलिंग के बेल्ट की चोरी थी, जिसके अंदर एक तरीके का मटेरियल लगा था जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। आखिर अब इस चीज का होता क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे वुल्फ अपनी सारी टीम के साथ पहुंच जाता है। इन्होंने बड़े दिनों बाद इतनी प्यारा सा कार्निवल टाइप का देखा था जहाँ पे हर कोई मजे कर रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कमिश्नर भी पहुंच चुकी है और उसे कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है। तो इसी चक्कर में शार्प पैनिक होकर गलती से कमिश्नर को बेहोश कर देता है। ना चाहते हुए भी इन्हें उसे टॉयलेट के अंदर बंद करना पड़ता है, लेकिन इन्हें पता था कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक सॉरी का नोट लिख देते हैं। उसके बाद में सभी रेसलिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पे बाहर स्नेक मिलता है। ये सब तो मिलकर अपने दोस्त को, स्नेक को बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि स्नेक असल के अंदर जो चीज छुपा रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि उसका नया रिलेशनशिप था एक सूजन नाम की पिजन से। स्नेक का कहना था कि आखिर तुम लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन तब ये दो जोर जोर से हंसने लगते हैं कि अच्छा तू ये चीज छुपा रहा था क्या, इसका मतलब अभी भी चोर घूम रहा है। तो ये सीधे रेसलिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक गजब की रेसलिंग चल रही थी और कोई भी जीत नहीं पा रहा था। एक बड़ा सा पिग दिखाई दे रहा था जो कि सबको धमाधम करके हराता जा रहा था। वुल्फ की सारी गैंग ऊपर पहुंच जाती है। बैड गाइस एकदम से इस वुल्फ के साथ में बैक टू बैक फाइट कर रहे थे। आखिरकार इस बड़े से पिग को हरा भी दिया गया था। इसका फेस मास्क हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी पता चलता है कि जो बेल्ट चैंपियनशिप के अंदर मिलने वाला था वो तो टैरेंटुला ने पहन रखा है। और यहाँ पे जैसे ही लाइमलाइट आती है तो ऐसा लगता है कि बैड गाइस ही वापस से बेल्ट को चुराने वाले थे, क्योंकि बैड गाइस तो है ही चोर। जिसके बाद तो बैड गाइस खुद को क्लियर कर ही नहीं पाते, सब बेचारे अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। सारे पुलिस फोर्स एकदम से इनके पीछे पड़ जाती है। ऊपर से अब तो जो कमिश्नर थी उसे भी बहुत बुरा लगता है कि सालों तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं तो तुम्हारे साथ थी, हम तो आपस के अंदर केस सॉल्व कर रहे थे, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पे बैड गाइस की सारी टीम भाग ही रही थी। तभी स्नेक की जो नई गर्लफ्रेंड सूजन थी वो इन सबकी जान बचाने आ जाती है। ट्रक के अंदर सब बैठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वुल्फ को बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार तो उसने चोरी भी नहीं की थी, लेकिन उसे ट्रैप बहुत बुरी तरीके से किया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि जिसने भी इन सबको इस चैंपियनशिप के बेल्ट के अंदर ट्रैप किया है वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसके अंदर ये बड़ी सी पिग भी शामिल थी, इसका नाम पिगटेल था। यहाँ पे सारे बैड गाइस की टीम मेंबर बातें करने लगते हैं। पहले तो इन्हें शुरू के अंदर स्नेक की गर्लफ्रेंड सूजन कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में जब वो सबसे मजाक मस्ती कर रहे थे, आपस के अंदर खुद की स्टोरी बता रहे थे, तो सभी सूजन को पसंद करने लग जाते हैं। सूजन सभी को एक अच्छा खासा सेंटर फ्रेश टाइप की देती है कि खाओ और मस्त मजे करो। लेकिन अब वुल्फ को सारी सिचुएशन ठीक करनी थी और उसे पता था कि उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फॉक्सी ही है जो कि उस पर बिलीव करती है। कैसे तैसे करके वुल्फ फॉक्सी को कॉल करने के लिए अरेंजमेंट्स कर लेता है। रास्ते के अंदर ये एक अननोन नंबर से कॉल करता है, लेकिन फॉक्सी को पता था कि ये जरूर वुल्फ ही होगा। फॉक्सी अब वुल्फ को कहती भी है कि यार तुम बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंसे हो, मैं तो तुम्हें चाहकर भी नहीं बचा सकती हूँ, तुम किस तरीके से ट्रैप हो गए, हर बार फंस क्यों जाते हो। वुल्फ उसे कहता है कि मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने उसे नहीं चुराया है, जो भी है मार्केट के अंदर घूम रहा है और हम लोगों को बस ट्रैप करना चाहता है, तुम बस प्लीज कुछ भी करके मेरी मदद करो। जहाँ पे फॉक्सी उसकी बात भी सुनती है, उसकी बात पे विश्वास भी करती है और सारी चीजें समझ भी लेती है कि आखिर चोरी किस मटेरियल की हो रही है। ये मैग्नेटाइट मटेरियल है जो कि बहुत ही रेयर मिलता है, लेकिन आखिर उसका इस्तेमाल क्या है। ये सारी चीजें सुन के फॉक्सी निकल जाती। फॉक्सी को पता था कि आखिर वो किससे मदद ले सकती थी। वुल्फ अपने सारे दोस्तों को बताने के लिए आता है कि कैसे जल्द ही ये सब आजाद हो जाएंगे। फॉक्सी इनकी मदद के लिए आने वाली है, लेकिन दरवाजा खुलते ही तो सारे दोस्त बेहोश पड़े थे। पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे तो सूजन है, सूजन ने ही इन सबको बेहोश किया है और अब तो वो वुल्फ को भी बेहोश कर देती है। जब वुल्फ और उसके दोस्तों की आंखें खुलती है तो ये सब एक जगह पे बंधे हुए थे। इन सब की एक और लीडर थी जिसका नाम किटी था, यानी कि किटी बैड गर्ल्स की टीम थी, जिसके अंदर दो और मेंबर थे, यानी कि सूजन जो कि स्नेक की गर्लफ्रेंड थी और पिगटेल जो कि अभी अभी एक रेसलिंग के अंदर से आई थी। इन सब का भी एक बड़ा
बड़ा मिशन था। वो सब वुल्फ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देना चाहते थे। अब यहाँ पे जब स्नेक के साथ इतना बड़ा बिट्रेट हो गया था, लेकिन फिर भी वो तो सूजन के प्यार के अंदर ही पागल हो रखा था। किटी वुल्फ के साथ में डायरेक्ट बात करती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वुल्फ का कहना था कि मैं आखिर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चोरी क्यों करूंगा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, और मैं चोरी छोड़ चुका हूँ। लेकिन तब किटी उसे ब्लैकमेल करने लगती है। उसके पास एक पेन ड्राइव था जिसके अंदर फॉक्सी का वीडियो था। फॉक्सी हमें पता था कि फर्स्ट मूवी के अंदर एक चोर ही थी, वो तो बाद में जाके एक गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नर बनी, लेकिन उसकी पुरानी वीडियो किटी के पास थी जो कि चाहे तो वो वायरल कर सकती है और आराम से गवर्नर को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब वुल्फ को लगता है कि उसकी दोस्त फॉक्सी की इतनी भयंकर वाली इंसल्ट हो जाएगी, वो ऐसा होने ही नहीं देना चाहेगा। तो इसी चक्कर में उसे किटी के साथ में हाथ मिलाना पड़ता है और वो चोरी के लिए हाँ कर देता है। अब आखिर चोरी किस चीज की थी? चोरी थी एक बहुत बड़ी रॉकेट की। यहाँ पे हर कोई पूछने लग जाता है कि भाई तुम्हें रॉकेट का क्या करना है, तुम्हें क्या घूम के आना है क्या यूनिवर्स के अंदर? तब यहाँ पे वुल्फ का हमेशा से एक पैटर्न था, उसे कभी भी चोरी से मतलब नहीं था बल्कि चोरी से मिलने वाले सुकून से मतलब था। तो यहाँ पे किटी का भी मेन कंसर्न यही था कि बस उसे सारे लोगों के बीच में से इतना बड़ा रॉकेट चुराना है। वुल्फ उसकी चोरी के प्लान में हाँ कर देता है। अब ये सब मिलके कैसे चोरी करनी है उसका प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फॉक्सी को देखते हैं जो कि जेल के अंदर चली गई थी। फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि प्रोफेसर को किस तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था कई सारी चीजों का। फॉक्सी उसके पास बैठ जाती है, बातें वगैरह करने लगती है और मैकफिनाइट नाम के मटेरियल के बारे में चीजें पूछने लगती है। लेकिन आखिर ये प्रोफेसर फॉक्सी की मदद करेगा भी तो क्यों करेगा, इसके बदले उसे बेल भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन फॉक्सी उसे बेल दिलाने के लिए मना कर देती है। तब यहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि ठीक है कोई बेल मत दिलाओ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में एक गेम खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोफेसर था तो बहुत दिमाग वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक गेम लेके बैठ जाता है और फॉक्सी को ना चाहते हुए भी वो बोरिंग सा गेम खेलना पड़ता है ताकि वो मैकफिनाइट नाम के मटेरियल के बारे में सारी चीजें समझ सके। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किटी ने जिस प्लेन को चुराना है उससे रिलेटेड काफी सारी रिसर्च पहले से ही कर रखी थी। उस प्लेन को चलाने के लिए इन्हें स्पेस शटल को खोलना पड़ेगा और वो स्पेस शटल एक वॉच के जरिए पूरी तरीके से कंट्रोल में आती है। वो वॉच यहाँ के ओनर ने पहन रखी है, तो सबसे पहले तो इन्हें उस वॉच को चुराना है। जल्द ही उस ओनर की वेडिंग होने वाली है, तो ये सब प्लान बनाते हैं वेडिंग को क्रैश करने का। सब अलग अलग तरीके के बेस बना लेते हैं और वुल्फ का ही सबसे बड़ा काम था कि उस वॉच को उस ओनर के हाथ से गायब करनी है। वेडिंग में जाने की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी थी। स्नेक ने जाके सारे कैमरा को खराब कर दिया था। पिगटेल जाती है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर टारंटुला को लेकर और वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। बाहर से वुल्फ एक बहुत बड़ा ऑयल मर्चेंट बन के अंदर आता है और टारंटुला सीधा उसका पूरा बायोडेटा चेंज कर देती है ताकि ये जो मेन ओनर है वो वुल्फ को पहचाने ही ना, क्योंकि हर कोई तो इस बड़े से ओनर के आसपास आ नहीं सकता था। वुल्फ ऑलमोस्ट इस बड़े से ओनर की वॉच को चुराने ही वाला था, लेकिन तभी मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस रिच आदमी को देखा था वो बिल्कुल सामने आ जाता है। वुल्फ की इस वक्त फटके चार हो जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से डर लगता है कि अगर इस आदमी ने वुल्फ को पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो घबराहट के चक्कर में कुछ सेकंड्स लूज कर देता है और तभी इस आदमी को अपने वेडिंग के लिए ले जाया जाता है, जिसके बाद तो किटी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वुल्फ के ऊपर चिल्लाने लगती है। पता चलता है कि स्नेक और सूजन जब ऊपर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे तो बाय चांस उनके हाथ से नीचे गन गिर जाती है और वो मेन ब्राइड को लग जाती है। ब्राइड यहाँ पे बेहोश हो जाती है। शार्क ने उस ब्राइड को उठा रखा था। तभी यहाँ पे फादर आता है और उसे भी एक लात पड़ जाती है, वो भी बेहोश हो जाता है। यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें खराब हो ही चुकी थी। लेकिन वुल्फ कहता है कि तुम्हें घड़ी चाहिए ना, मैं वो तुम्हें ला दूंगा। अब यहाँ पे फादर बनता है शार्क और जो मेन ब्राइड थी वो बनता है वुल्फ। कैसे तैसे करके ये लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। शार्क थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर देता है, लेकिन तभी इस मुच्छड़ को समझ में आता है कि उसने कहीं तो देखा है इस वुल्फ को। वो वुल्फ के बारे में रिसर्च कर ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसे ऑब्जेक्शन करना चाहिए और जरूर ब्राइड का फेस देखना चाहिए। लेकिन तब तक तो वुल्फ ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ही ली थी। जैसे यहाँ पे लाइट का फोकस आता है तो वो यहाँ पे मेन ब्राइड को ले आता है और आदमी के हाथ से घड़ी चुरा के रफू चक्कर हो जाता है। ये सारे के सारे गाड़ी के अंदर बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और इस मुच्छड़ आदमी को उठा के वेडिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। अब हर कोई वुल्फ के इस आखिरी पैतरे के ऊपर बड़ा घमंड कर रहे थे कि क्या बात है वुल्फ, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, आखिरी मौके पे तुमने ये सारी चीजें करी तो करी कैसे। वुल्फ सारी चीजें बताता है कि आखिर ये सब उसने कैसे किया। हम यहाँ पे दूसरी तरफ फॉक्सी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर से ऑलमोस्ट जीत चुकी थी और यहाँ पे प्रोफेसर भी इस गेम के अंदर मैकफिनाइट मटेरियल के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक ऐसा मटेरियल है कि जिसे अगर लिक्विड के अंदर बना दिया जाए तो वो गोल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी तरीके के गोल्ड को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर उसकी ज्यादा क्वांटिटी बन जाए तो वो न जाने कितनी सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये काफी खतरनाक चीज है। अब जब फॉक्सी को समझ में आ गया था कि ये गोल्ड को खींचने का मशीन बना रहा है, जो भी इसे बनाना चाहता है, तो ये बहुत ही भयंकर चीज हो सकती है। लेकिन अभी भी वो प्रोफेसर को पूरी तरीके से आजाद नहीं करती है। तभी यहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि तुम इस बात को जानने वाली दूसरे इंसान हो। तभी फॉक्सी का दिमाग चलता है, वो फटाफट से सिक्योरिटी रूम में जाती है और उस इंसान को पता करती है जो पहले आया था प्रोफेसर से इसी चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब जब फॉक्सी के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी तो वो सीधा किटी की लोकेशन को ट्रेस करती हुई वहीं की तरफ निकल जाती है। यहाँ हम बैड गाइज की सारी टीम को देखते हैं जो कि आपस में बैठ के सेलिब्रेशन कर रहे थे कि आखिर इन्होंने अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पे वुल्फ जाता है किटी के पास में कि देखो मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब तुम मेरा काम पूरा करो, तुम्हें वो पेन ड्राइव मुझे दे देनी चाहिए, यानी कि वो क्लिप अब मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी किटी यहाँ पे वुल्फ को अपनी कोई स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है कि आखिर उसने फर्स्ट चोरी कैसे करी थी, तब से उसे मोटिवेशन मिला और उसके बाद से वो चोरी करती ही गई।
गई। अब यहाँ पे वुल्फ ने भी एक चालाकी करी थी, वो किटी की सारी चीजों को रिकॉर्ड करता जा रहा था। किटी यहाँ पे वुल्फ को एक ऑफर देती है कि तुम पहले कितना अच्छा लाइफ जीते थे, तुम चाहो तो अभी भी ऐसा ही कर सकते हो, वापस से चोरी वोरी के अंदर आ सकते हो। वुल्फ के दिमाग में भी थोड़ी बहुत तो बातें चली रही थी कि क्यों ना वो चोरी के बारे में फिर से सोचे। तो यही बात वो अपनी पूरी टीम को बताता है, कैसा हो कि वापस बैड गाइज बन जाए। तो उसकी टीम कहती है कि नहीं नहीं, बैड गाइज तो बहुत बुरे होते हैं, हम आखिर बुरे काम क्यों करेंगे, हम तो अच्छे बन चुके हैं, हम तो अच्छे काम करेंगे। जब वुल्फ अपने ही दोस्तों की ये सब बातें सुनता है तो उसका दिमाग फिर से ठीक हो जाता है कि नहीं नहीं, हम चोरी चकारी फिर से नहीं करेंगे। लेकिन ये सब कुछ एक ट्रैप था, किटी ने इन सबको फंसा लिया था। इनके आगे गाड़ी लगा देती है, इन सबके हाथों में सोने की ब्रेसलेट पहना देती है जो कि एक तरीके से हथकड़ियां थी, और उसके बाद में एक बहुत बड़ा मैग्नेट था। अब यहाँ पे किटी ने एक बहुत बड़ी चाल खेल दी थी। वो जिस तरीके की मटेरियल को इकट्ठा कर रही थी, यानी कि मैग्नीफाइड, उससे एक लेजर लाइट निकालती है, ऐसी मशीन जिससे कि आराम से गोल्ड को खींचा जा सकता है। अब वुल्फ और यानी कि बैड गाइज की पूरी टीम के हाथ में गोल्ड के जब हथकड़ियां बंधी हुई थी तो ये सीधा मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं। दूसरी तरफ किटी ने कंप्यूटर पे फॉक्सी की फाइल को अपलोड करने के लिए छोड़ दिया था, और साथ ही में एक रिमोट भी छोड़ दिया था कि अगर ये लोग नीचे आए तो फाइल अपलोड हो जाएगी, और अगर ये लोग ऊपर ही रहे तो फाइल कभी भी अपलोड नहीं होगी। और उसके बाद में किटी अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में निकल जाती है। यहाँ पे स्नेक को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड सूजन ने उसके साथ ऐसा किया, आखिर वो उसे धोखा कैसे दे सकती है। यहाँ पे अब वुल्फ का दिमाग चलने लगता है कि आखिर वो इस अपलोड होती हुई वीडियो को कैसे रोकेगा। सबसे पहले तो ये रिमोट लेने के लिए नीचे कूदते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा % आगे बढ़ जाता है। वीडियो अपलोड होने के लिए वापस से बटन दबाते हैं तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले टैरेंटुला को भेजते हैं ताकि वो हैकिंग करके इसे रोक सके, लेकिन टैरेंटुला ऐसा नहीं कर पाती है। अब ऑलमोस्ट वीडियो 96% तक अपलोड हो चुका था। ये वापस से खुद के मैग्नेट को स्टार्ट करके ऊपर चिपक जाते हैं। अब आखिरी मौका था वुल्फ के पास में कि इस पूरे के पूरे लैपटॉप को ही तोड़ दे, जला दे, आग के अंदर फेंक दे, तो शायद ये अपलोडिंग रुक सकती है। वुल्फ ऐसा ही करता है, लेकिन फेंकने के बाद में भी वो लैपटॉप टूटता नहीं है, बल्कि वीडियो वायरल हो जाती है। यानी कि फॉक्सी जो कि एक गवर्नर बन चुकी है, उसका चीजें चुराने का वीडियो वायरल हो जाता है। हर तरफ फॉक्सी की बहुत ज्यादा बदनामी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम किटी को देखते हैं जो कि अपनी बैड गर्ल्स को लेके सीधा रॉकेट के अंदर जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे फॉक्सी पहुंच जाती है। उसे तो अभी तक कुछ पता ही नहीं था। वो इन तीनों के साथ में अच्छी खासी फाइट करने लगती है, लेकिन तभी किटी कहती है कि जरा अपना फोन तो चेक करो। और यहाँ पे फॉक्सी को पता चलता है कि कैसे उसकी बहुत पुरानी वीडियो वायरल हो चुकी है। हर कोई उसके ऊपर थू-थू कर रहा है, हर कोई उसे कह रहा है कि तुम झूठी हो, तुम गवर्नर बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें अभी के अभी अपनी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। फॉक्सी ये सब चीजें देख ही रही थी कि तभी किटी जो इनकी मेन लीडर है उसने शूट कर दिया था और फॉक्सी को वहीं पे बेहोश कर देती है। लेकिन फॉक्सी कैसे तैसे बेहोश होते हुए भी इस एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ जाती है। साथ ही में किटी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि बैड गाइज की टीम कहाँ पर अटकी हुई है। अब तक यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके थे, बैड गाइज के सारे मेंबर को अरेस्ट कर लेते हैं। वुल्फ यहाँ पे कमिश्नर को बहुत समझाता है कि प्लीज मेरी बात समझो, तुम तो हमें जानती हो ना, हमने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया है, हम आखिर तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, तुम प्लीज मेरी बात समझो। जो किटी है वो एक बहुत बड़ा मिशन करने वाली है, वो पूरे अर्थ के सारे सोने को इकट्ठा करने वाली है, वो बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्च करेगी। लेकिन कमिश्नर इन बातों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, इन सबको गाड़ी में बैठाती है और निकल जाती है। रास्ते के अंदर बैठ के वुल्फ और उसकी टीम बड़ा पछता रहे थे कि ये आखिर कैसे चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन तभी कमिश्नर निकल के बाहर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैड गाइज के ऊपर विश्वास करती थी। साथ ही में उसने नोट भी देखा था कि कैसे उन लोगों ने पॉकेट के अंदर एक नोट छोड़ा था सॉरी का, यानी कि ये बुरे होते हुए भी अच्छे हैं, अच्छे होते हुए भी बुरे हैं। अब आखिर इन्हें करना क्या है। तब तक ये देखते हैं कि जो रॉकेट है वो ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, जो कि 3 दिन बाद लॉन्च होने वाला था। आखिर जो किटी की टीम है वो करने क्या वाली है स्पेस में जाके। वुल्फ को तो सारा प्लान पहले से पता था, इसीलिए वो अब कमिश्नर को समझाता है। ये सभी एक चॉपर के अंदर बैठते हैं और सीधा इसी रॉकेट के ऊपर जंप करने के लिए इस चॉपर से जंप कर जाते हैं। ये रॉकेट के ऊपर कूदते तो है, लेकिन एकदम ऊपर वाले एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं बैठ पाते। बैक टू बैक जंप करते हैं, बैक टू बैक जंप करते हैं। स्नेक भी बेचारा बाइट करता है। आखिरकार ये सब बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर का वॉल ओपन करते हैं, सीधा अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पे किटी और उसकी टीम को पता ही नहीं चलता कि बैड गाइज की सारी टीम अंदर आ चुकी है। यहाँ पे किटी अपने ऑलमोस्ट सारे मिशन को स्टार्ट करने वाली थी। बैड गाइज की टीम बेचारे ठिठुरते कैसे तैसे करके एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ तो गए थे, लेकिन इन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये चीजें रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे। दूसरी तरफ किटी और उसकी गर्ल्स ने सारी चीजें इंस्टॉल कर दी थी। एक बड़ा सा पैनल बनाया, उसके अंदर मैग्नेटाइट नाम के मटेरियल को आगे लगा दिया ताकि वो मैग्नेट का काम करे, और उसके बाद में मून से पावर्स ली ताकि उसकी एनर्जी से ये मैग्नेट स्टार्ट हो जाए और सीधा अर्थ के ऊपर टारगेट कर दिया। ये सारी चीजें मिलके एक बहुत ही गजब का मैग्नेट बना चुकी थी। लेकिन वुल्फ कहाँ कम था, वो भी अपने दोस्तों को स्पेस सूट दे देता है। अलग अलग लोग अलग अलग काम करने के लिए निकल जाते हैं। वुल्फ यहाँ पे बस किटी को संभालने के लिए निकलने वाला था, बाकी सारे एनिमल्स भी अलग अलग काम कर चुके थे। अब जैसे ही किटी ने उस मैग्नेट को स्टार्ट किया तो अर्थ से सारा गोल्ड निकल के ऊपर सीधा यूनिवर्स के अंदर जाने लगा। हर गोल्ड की चीज अर्थ के ऑर्बिट को निकल के बाहर आ चुकी थी, यानी कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मनी हाइस्ट हो रहा था। ये सारा गोल्ड धीरे धीरे करके मैग्नेट के चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा था। एक बहुत बड़ा क्वांटिटी, बहुत बड़े अमाउंट के अंदर गोल्ड अब तक इकट्ठा हो चुका था। गड़बड़ ये हो जाती है कि स्नेक और पिराना जिस स्पेस सूट के अंदर थे वो बिल्कुल सामने आ जाता है। जैसे सूजन देखती है कि स्नेक जो कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं था, वो ऑलमोस्ट मर जाता अगर वो इस मैग्नेट के सामने आ जाता, तो वो कहती है कि किटी प्लीज इसे रोको, नहीं तो ये मर जाएंगे। किटी अपनी ही दोस्त का गला पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बंद करवा सकती हो, तुम्हें मरना है तो तुम मरो, इन्हें भी मरने दो।
लेकिन ये तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, जिसके बाद वो इस मैग्नेट को फुल पावर के साथ में स्टार्ट कर देती है। बहुत ज्यादा पावर से अब ये खिंच रहा था। तभी यहाँ पे इस बात से सूजन और पिगटेल को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे वुल्फ आ जाता है, जो कि अब किटी के साथ में गजब की फाइट करना शुरू कर देता है। अंदर ही अंदर इनकी फाइट चलती ही रहती है। ये रिमोट से बस इसे ऑफ करना चाहते थे, लेकिन तब तो अब किटी ने खुद ही उस रिमोट को तोड़ दिया था और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आराम से इस रिमोट को तोड़ के इस पूरे चोरी को रोक सकते हो, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन असल में तो वुल्फ ने किटी को बस फंसाया था। वो इस पूरे के पूरे मैग्नेट का मुंह ही घुमाना चाहता था, वो इसे रिवर्स करना चाहता था ताकि एक बड़ा सा चीज उससे टकराए और उसके बाद में पूरा गोल्ड वापस से रिवर्स में चला जाए। ये सब ऑलमोस्ट ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो पूरा स्पेसशिप था वो बुरी तरीके से टूट फूट जाता है, हर तरफ हवा घुस जाती है। अभी बैड गाइज के मेंबर भी अलग अलग हो गए थे। अब किटी को बहुत भयंकर वाला गुस्सा आ रहा था और वो वुल्फ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सही टाइम पे यहाँ फॉक्सी आ जाती है, जो कि इस वक्त बेहोश थी और एयरक्राफ्ट के अंदर ही थी। अब वो मिलके किटी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे स्पेस के अंदर स्नेक और पिराना उड़ने ही वाले थे, क्योंकि वो गुम होने वाले थे हवा के चक्कर में, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड सूजन ने आके उसे पकड़ लिया था। अब ये बैड गाइज की सारी टीम एयरक्राफ्ट के अंदर ही थे, सब मिलके किटी के ऊपर अटैक करते हैं और उसे ऑलमोस्ट बेहोश कर देते हैं। अब आखिरकार वुल्फ और फॉक्सी का रीयूनियन हो गया था। ये दोनों अपनी फीलिंग्स को भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, किस करते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट सारे मिशन को फेल कर दिया था। किटी जो भी गोल्ड चोरी करना चाहती थी वो गोल्ड वापस से नीचे अर्थ पे गिर चुका था। सबको अपना अपना गोल्ड मिल गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। ये बिल्कुल जल रहे थे, मर रहे थे। वुल्फ सबको ज्ञान दे रहा था कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम सब लोग बिल्कुल साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमने अच्छा काम किया है, हमारे साथ में कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये ज्ञान देना कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि ये सब तो मर गए। क्योंकि जब ये नीचे उतरते हैं तो कमिश्नर इन सब के फ्यूनरल पे सबको बता रही थी कि कैसे इन्होंने इंसानों के लिए इतना बड़ी कुर्बानी दे दी। सारे के सारे एक साथ मर गए। जो गवर्नर मेयर थी इवन वो भी मर गई। सब बड़े इमोशनल थे, रो रहे थे कि आखिर बैड गाइज ने हमारे लिए इतना कुछ करा। लेकिन असल के अंदर इनमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि बैड गाइज तो सारे के सारे जिंदा थे, टूटे फूटे थे। लेकिन अब इन्हें सीक्रेट एजेंसी का मेंबर बना दिया गया था। अब ये चोरी छुपे नहीं, बल्कि लोगों के सामने रहकर भी और गायब होकर भी गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। इनके पास जॉब तो थी नहीं, इन्हें जॉब मिल गई थी। इवन अब तो फॉक्सी ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था। सूजन और पिगटेल को भी जेल में डाला गया था, लेकिन ये भी बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि इन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर, जो कि फर्स्ट मूवी का विलन है, वो यूनिवर्स में जाने के बाद में अपनी इस कार को स्टार्ट करता है और उसके बाद में कहीं दूसरी दुनिया में ही निकल जाता है। यानी कि इसका भी कोई अलग सस्पेंस आने वाला है। इसी के साथ में गाइस ये बैड गाइज की सेकंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।